अरे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधेश्याम अलबेली सरकार पर। और पिछले वीडियो में हमने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के की एलिमेंट्स तक डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में समझेंगे और साथ ही हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बीच के डिफरेंस की। तो देखो, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो बेसिकली नेशंस के रिलेशनशिप को गवर्न करता है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उन्हीं को स्टेट्स बोला जाता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशनशिप को गवर्न करता है। वहीं पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स या फिर एंटिटीज के रिलेशनशिप को गवर्न करता है, या फिर उनके बीच में कोई भी डिफरेंट डिस्प्यूट हो गया तो डिफरेंट कंट्रीज के इंडिविजुअल्स और एंटिटीज के रिलेशनशिप को या फिर डिस्प्यूट को कौन गवर्न करता है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। साथ ही इसके अंदर जितने भी बिजनेस या फिर कंपनीज हैं, कंपनीज में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो वो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही गवर्न होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्कोप की। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्कोप है बेसिकली ट्रीटीज, कन्वेंशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन राइट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। वहीं पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के स्कोप रहेंगे बेसिकली ये सबसे पहले सिविल मैटर से डील करते हैं, क्रिमिनल मैटर से डील नहीं करता प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो सिविल मैटर से डील करता है और साथ में इसमें कमर्शियल मैटर्स भी आएंगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट या फिर फैमिली लॉज हो गए। अब हम बात करते हैं सोर्स की। तो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसके सोर्स हैं ट्रीटीज, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज। वहीं पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं हमारे नेशनल लॉज और इंटरनेशनल कन्वेंशन, यानी जैसे कि हेग कन्वेंशन। लास्ट में हम एग्जांपल समझते हैं। देखो, जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हैं उसके एग्जांपल हैं हमारे यूएन चार्टर, जिसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डिसाइड की जाती है। वहीं पर जिनेवा कन्वेंशन इसका भी एक एग्जांपल है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, अगर दो कंट्रीज हैं, उनकी कंट्रीज के बीच में या फिर उनके इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट होगा वो भी हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के थ्रू सोल्व आउट किया जाएगा। वहीं पर अगर दो कंट्रीज के इंडिविजुअल ने अगर शादी की है, ठीक है, और उनका डाइवोर्स का कोई मैटर है तो वो भी हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही गवर्न किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो देखो, जो हमने की एलिमेंट्स डिस्कस किए थे वही प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की स्टेजेस हैं। सबसे पहले जुरिस्डिक्शन, फिर आती है चॉइस ऑफ लॉ और लास्ट है रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन होता है जुरिस्डिक्शन, क्योंकि एक इंडिविजुअल किसी कंट्री का है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरी कंट्री का है, तो कौन सी कंट्री का जुरिस्डिक्शन होगा, कौन सी कंट्री की जो कोर्ट है उस केस को हियर एंड डिसाइड करेगी। तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू हियर एंड डिसाइड द केस। देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए एक फ्रांस की कंपनी है, बी एक यूएस की कंपनी है, इनका कोई बिजनेस चल रहा था और उनमें हो गया कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट। तो एक कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी, मान लो कि जैसे कि फ्रांस की कंपनी चली गई कोर्ट में फ्रांस में, ठीक है, तो जो फ्रांस की कोर्ट है सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगी कि कौन सी कोर्ट जो है इस कौन सी कंट्री की जो कोर्ट है वो इस केस को सुनेगी। तो एक कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी। नेक्स्ट स्टेज आती है चॉइस ऑफ लॉ। एक बार जब जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो गया उसके बाद चॉइस ऑफ लॉ देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री का जो लॉ है वो इस केस के ऊपर अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उसने किसी जापानीज कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मान लो कि एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जो जापानीज लॉ है वो इस केस के ऊपर, इस डिस्प्यूट के ऊपर जो है अप्लाई करेगा, या फिर ये देखा जाता है कि मोस्ट रेलेवेंट कनेक्शंस किस कंट्री के हैं, तो उसके कोर्ट के पास क्या होगा, उसका जुरिस्डिक्शन जाएगा और वो वहां का जो लॉ है वो अप्लाई होगा उस केस के ऊपर। लास्ट स्टेज आती है रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। जब ये जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो गया, चॉइस ऑफ लॉ हो गया, तो लास्ट में अब मान लो कि एक जजमेंट किसी कोर्ट ने पास कर दी, दूसरी कंट्री अब क्या करेगी, उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी और उसको कैसे एनफोर्स करवाएगी। तो लास्ट स्टेज होगी रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट की। देखो, फॉर एग्जांपल एक अमेरिका की कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि
एक पार्टी को डैमेजेस पे करने हैं जो कि फ्रांस में है वो पार्टी, ठीक है। मतलब एक अमेरिका की कोर्ट थी जिसने एक पर्सन के अगेंस्ट में या एक पार्टी के अगेंस्ट में डैमेजेस के लिए ऑर्डर पास कर दिए और वो रह रही थी फ्रांस के अंदर। अब जो फ्रांस की कंट्री है वो क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसको एनफोर्स करवाएगी कि जो भी जज अमेरिका की जो अमेरिकन जो कोर्ट थी उसकी जो जजमेंट थी कि मतलब आप पार्टी को क्या करने हैं, डैमेजेस पे करने हैं। अब जो फ्रांस की कोर्ट थी अब वो क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसको एनफोर्स करवाएगी। और इस तरीके से एनफोर्स करवाया जाता है कि वो ऑर्डर फ्रांस की कंपनी ने ही क्या किया है, दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।